जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विशेष तौर पे बात करने वाले हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बारे में। पिछले क्लास में आपको हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बताया भी था जब हम लोग वीडियो लेक्चर को ख़त्म कर रहे थे उस समय, क्योंकि मूल रूप से वीडियो लेक्चर जो पिछले क्लास का था उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स की बात की थी। जो बायोट सावर्ट लॉ एप्लीकेशन से फार्मूला आया था उस फार्मूला पर आधारित एनसीईआरटी में जो दिया गया न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल पर हम लोगों ने बात किया था। कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें हमने बाहर से भी ऐड किया था और आपको समझाया था कि माने उस तरह के न्यूमेरिकल्स जो आपको पिछले क्लास में हमने दिया था उसको बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए जो है माने तैयार होंगे। आप उन तमाम न्यूमेरिकल्स को अब जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज जो है एक बार एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पर दोबारा चर्चा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बारे में पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर कोई धारावाही चालक तार है और उस तार के चारों ओर एक आप जो है बंद लूप लीजिए, लूप, और वो भी लंबा, केवल लंबाई, एरिया वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा लूप है, ये बंद है और इस बंद लूप से एक तार गुजर रहा है जिससे मान लीजिए करंट आई चल रहेगा। ठीक है, एक बंद लूप है, इससे मान लीजिए इधर से जो है करंट चला आई, और मान लीजिए लूप का जो है अगर देखा जाए तो ये जो लूप एक सर्किल बना, इस सर्किल का भी आप देखिएगा तो इसका डायरेक्शन जो है आप देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे खड़ा है। यानी कि आपको दो लूप के ऊपर में इस तरह से करंट का तार जो जाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए ये ऐसे होता, लूप का डायरेक्शन इधर होता और करंट हम ऐसे निकालते, आपका पहला जिम्मेवारी है इसको घुमा करके इस पर लाना। ये जो है ना, इसको घुमा करके आपको इस पर लाना आपका जिम्मेवारी है। और इसी वजह से आपका जो है इसमें कॉस थीटा आ गया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, केवल डेफिनेशन दिया था इसका, लेकिन आज इस बात पर हम लोग थोड़ा विशेष तौर पे बात करेंगे। अगर मान लीजिए एक वायर है, एक नहीं कई वायर है, या कह दीजिए एक लूप हमने यहाँ पर बना रखा है और इससे मान लीजिए करंट आई चला, मान लेते हैं इससे करंट चला आई, तो इसका डेफिनेशन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम का परिभाषा ये कहता है, इसका स्टेटमेंट कहता है कि किसी बंद लूप से जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि उसमें से करंट जा रहा है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल यानी लंबाई समाकलन हमेशा बराबर होगा करंट इंटू म्यू जीरो का, करंट इंटू म्यू जीरो का, यानी इसके हमेशा बराबर आएगा। और आप ये बात समझ चुके होंगे क्योंकि एंगल पर अगर ये होगा, मान लीजिए कुछ एंगल पर होगा तो इसमें कॉस थीटा लगा देना है। अगर मान लीजिए ये एंगल पर नहीं होगा तो थीटा का मान 0 कर लोगे, आपका माने बी डी एल केवल रहेगा। तो एक जनरल फॉर्मेट में हम यहां पर ये बात को लिख दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये एंगल पर होगा तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग बी डी एल कॉस थीटा लगा लेंगे और ये म्यू जीरो के बराबर होगा। और इसी को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि कॉस थीटा की वजह से डॉट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने आपको जो है इतना बात बताया था। अगर आप ये फॉर्मूला को जो है दोबारा देखना चाहो, नोट करना चाहो, तो आप ये डायग्राम बना के नोट कर सकते हो। और इसका जो स्टेटमेंट है वो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने दिया था, उस वीडियो लेक्चर से आप उसको अपना बना सकते हो। ठीक है, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का बात ये है और ये फॉर्मूला आपको विशेष तौर पे याद रख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का हमें उपयोग करना है, प्रयोग करना है और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए सबसे पहले हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक स्ट्रेट वायर का। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, लेट अस सपोज ये एक स्ट्रेट वायर है, सीधा तार है, और इस सीधा तार के चारों ओर हमको मान लेते हैं यहां पर बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए। जैसे मान लो आपको यहां पर कोई पॉइंट दे देगा,
यहाँ पे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे दिया और कहा कि इसके चारों ओर बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर इससे करंट जो निकल रहा है वो करंट का वैल्यू अगर आई है तो देखो, तो अगर मान लीजिए हमसे बोला कि एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, देखो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का प्रयोग हमको देखना है। जैसे कि आप बायोट सावर्ट लॉ का प्रयोग देख चुके हैं, कई प्रयोग आपने पढ़ा है, जैसे कि गॉस थ्योरम का प्रयोग आपने पढ़ा था। ऐसे ही एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग हम लोगों को देखना है। इसमें पहला प्रयोग में हमें क्या देखना है, हम हेडिंग बना रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, माने सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमको जो है निकालना है इस समय में। ठीक है, मान लेते हैं कि एक धारावाही चालक तार है ये, इससे करंट आई चल रहा है, इस तार से आर डिस्टेंस पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड और लगाना क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम, इसी से हमको फॉर्मूला निकालना है। तो पहले तो हम देखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार हम लोगों को यहां पर पहले एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का फॉर्मूला लिख देना है। तो जो अभी लिखे थे वही लिख दो, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू जीरो टोटल करंट, जो भी टोटल करंट है। तो ये जो लूप बनाए हैं हम, इस लूप को आप जो है ना एम्पीरियन लूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, एम्पीरियन लूप जो है इसको बोल सकते हैं। जैसे याद कीजिए जब सरफेस को बंद किए थे गॉस थ्योरम में तो उसको गॉसियन सरफेस नाम दिए थे, वैसा ही इसको एम्पीरियन लूप जो है इसको आप बोल सकते हैं। और ये बंद लूप है, ध्यान रखिएगा, बंद है ये। तो वैसे तो हम लोग देखें तो लूप जो है हमने जो डायरेक्शन इसका माने जो भी इसका डायरेक्शन दिया है, तो एक्चुअल में एंगल जो बनेगा माने हमने जो दे रखा है उसमें जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि कोई एंगल पर हमने लूप को रखा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आपका ये जो एंगल बनाएगा ये थीटा का मान जो है आप ले लेना कितना, इसका थीटा का मान ले लेना 0। तो जब आप इसका वैल्यू 0 ले लोगे और मैग्नेटिक फील्ड इस रास्ता के ऊपर में कांस्टेंट होगा, इस रास्ता पर किसी भी पोजीशन पर आप चले जाओ मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा ये कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी एल, यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री बराबर म्यू 0 आई होगा। अब क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है वो तो खत्म हो जाएगा, डीएल चाहिए, और डीएल बोला है क्लोज माने टोटल रास्ता का लंबाई, और टोटल रास्ता का लंबाई आप लोग पढ़े होंगे, कोई भी वृत्त हो सर्किल हो तो सर्किल में जो रास्ता का लंबाई होता है वो होता है 2 पाई आर, और ये तो आपका म्यू 0 आई के बराबर होगा। हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए बी उधर छोड़ दो और यहां से म्यू 0 आई बटा 2 पाई आर, ये फॉर्मूला आएगा चुंबकीय क्षेत्र का। हमने बायोट सावर्ट लॉ के हेल्प से भी ये फॉर्मूला निकाला था, लेकिन बायोट सावर्ट लॉ में याद कीजिए हम आपको स्ट्रेट वायर की वजह से जो फॉर्मूला लाए थे वो लाए थे म्यू 0 4 पाई आर या डी जो भी मान लो, और साथ में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ऐसा करके। इनफाइनाइट वायर जब लिए थे तब आपको यहाँ पर हम थीटा 1 के जगह पे 90, थीटा 2 के जगह इसके जगह पे भी 90 रखे थे, और 90 की वजह से जब आप 1 और 1 लाओगे तब फिर फॉर्मूला आपका इसी के तरह आया था। लेकिन इसमें क्या है कि पहले ये डिराइव करो फिर उसका वैल्यू रखो तब ये फॉर्मूला आता है, और यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यही बेनिफिट होता है, लेकिन
फॉर्मूला दोनों का जो आएगा वो सेम ही रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि एक ही बात को दोहराया जा रहा है। तो पहला ये एप्लीकेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपने कॉपी में आप पहले नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा पर आ जाते हैं। दूसरा एप्लीकेशन में बोला है कि सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर एक मान लीजिए लोहा है और इसके ऊपर आप क्या करो, तार लपेट दो। तो तार अगर आप इस पर लपेट दोगे तो इसी को बोलते हैं ये परिनालिका बन गया, सोलेनॉइड बन गया। तो अगर आप क्या करोगे ना, इससे करंट निकालोगे, अगर मान लीजिए इसको माने लपेट करके तार, इससे करंट निकालेंगे तार से, तो क्या होगा कि ये जो लोहा है ये लोहा मैग्नेट के तरह व्यवहार करेगा। माने करंट आने की वजह से चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, तो लोहा भी तो चुंबकीय क्षेत्र के माने उससे घिर जाएगा, या ये कह दो लोहा के अंदर भी जो है चुंबकीय क्षेत्र भर जाएगा। तो उस परिनालिका को, जिसको लोहा को जो जिसका नाम परिनालिका हमने दिया, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा ये बोला है निकालने के लिए। बाहर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, जो भी आएगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। मान लीजिए इस तरह से तार आप ला रहे हो और इस तरह से इस पर लपेट रहे हो। मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ वायर जो है माने टर्न जो है n है, n को मान लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसका वायर का फेरों की संख्या मान लेते हैं, फेरों की संख्या मान लेते हैं ये कैपिटल N है, और इससे जो पास होने वाला करंट है मान लेते हैं I है। तो हम ऐसे दर्शा सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, अगर तार से करंट अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है तो उसको दो तरीका से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो अगर कोई भी माने इस चैप्टर में ये बात एनसीईआरटी बोल रखा है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कोई भी अगर बोर्ड के अंदर जाए, बोर्ड के अंदर जाए तो उसको आप क्रॉस सिंबल लगा दो, घेर दो, इससे दर्शाना। अगर बोर्ड से बाहर आवे तो उसमें डॉट लगा लो और इस तरह से आप इसको दर्शा लेना। तो सिंबॉलिक तौर पे इनवर्ड और आउटवर्ड, बाहर का डायरेक्शन और अंदर का डायरेक्शन, उसको दिशा दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक छोटा सा सिंबल दिया है और ये सिंबल हमें याद रखना है। देखिए अगर मान लेते हैं ऊपर में जो करंट है वो अंदर गया, तो ऊपर वाला करंट जब अंदर जाएगा तो ऊपर में हम क्रॉस लिख लेते हैं। ऊपर वाला सब मान लो करंट जो है अंदर गया, तो ऊपर हम इस तरह से क्रॉस लगा लेंगे दर्शाने के लिए केवल। तो एक साइड से क्या होगा, डॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर से बाहर आएगा करंट, तब ना फिर घूम करके जाएगा, ठीक है। ऐसे माने अंदर गया बाहर आया, फिर अंदर गया बाहर आया, फिर अंदर गया बाहर आया, ऐसा ही चल रहा है पूरा प्रक्रिया। तो ऐसा करने का फायदा क्या है, देखो हमको यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लागू ही तभी होता है जब हमको एक बंद लूप दिया रहे। लूप जो है वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर बंद लूप नहीं है तो वहां पर आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या किए, एक छोटा सा लेंथ मान लीजिए हमने इसका काट लिया। मान लेते हैं इसका जो लंबाई जो भी हो, लेट सपोज इसका लंबाई यहां से यहां तक L मान लेते हैं, ठीक है। L लंबाई तक एक छोटा सा एलिमेंट हमने इसका काट लिया। अब हमको चाहिए इस पूरे सिस्टम के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम, ये नियम लगा देना है। और ये नियम लगाने के बाद जो हमने यहां पर छोटा एलिमेंट काटा है उस एलिमेंट के अनुसार से
हमको वहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बता देना है। देखो पहली बात तो ये है कि अगर आप ऐसा करके माने चारों तरफ से इस तरह से अगर काटते हैं तो हो सकता है चारों साइड चारों भुजा का लंबाई अलग अलग हो। मान लेते हैं ये पहला भुजा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये इधर वाला चौथा है। कुल मिलाकर के 4 भुजा है, ठीक है। और ये जो 4 भुजा जो आप देख रहे हो, एक मिनट थोड़ा सा इसका जो है, अब ठीक है। देखो अब ये जो 4 भुजा है, ये जो 4 भुजा हमने बनाया है, आप समझना इस बात को, चारों की वजह से जो आपका वो करंट आता है वो करंट और म्यू जीरो बराबर होगा। तो अभी अगर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाओगे ना तो केवल एक लंबाई नहीं है, लंबाई कितना है 4। तो हम क्या करेंगे, यहां से एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जब लगाएंगे तो पहले तो आप एक लंबाई लोगे, मान लेते हैं बी डी एल कॉस थीटा ले लो, लेकिन एक बार पहला लंबाई के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर आप दूसरा लंबाई के लिए निकालोगे, यही चीज सेम काम आपको यही करना पड़ेगा, और ये दूसरा के लिए निकालना पड़ेगा, फिर आपको यही काम जो है वो तीसरा के लिए करना पड़ेगा, पी डी एल कॉस थीटा, सबका लंबाई अलग अलग होगा, सबका एंगल अलग अलग होगा, ठीक है। फिर अगला में जो है आपको यहां पर करना पड़ेगा पी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू जीरो, और टोटल करंट था आई। 4 दफा लिखे क्यों, ये बात समझ गए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 लंबाई है। इससे पहले वाला में क्या होता था कि सर्किल बन गया था, एक के लंबाई में काम चल जाता था। अभी क्या है कि इसको हम रेक्टेंगल बना दिए हैं, आयत बना दिए, तो इस वजह से इसमें जो है 4 लंबाई आ गया। तो चारों लंबाई के लिए जो भी वैल्यू आएगा उस सबको जोड़ करके तब म्यू जीरो आई के बराबर आप कीजिएगा, ठीक है। तो अब आप जो है ना अलग अलग लंबाई के ऊपर में बात कीजिए। देखिए पहला लंबाई के ऊपर में बात कीजिए, सबसे पहले हम इस चीज को यहीं पर दर्शा लेते हैं। पहला लंबाई का जो वैल्यू होगा वो एल होगा। अच्छा ये चौड़ाई का भी वैल्यू कुछ मान लेना, खैर आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये जो लंबाई है ये तो एल है ही। अब आप गौर करना, ये जो है ना हमारा, ये जो आप देख रहे हो करंट जो देख रहे हो, माने इस करंट के ऊपर में ऐसे अगर इस लंबाई के ऊपर में देखा जाए तो ये लंबाई जो है पूरे सोलेनॉइड के साथ 0 डिग्री एंगल पर है। तो जब 0 डिग्री एंगल पर है तो आप यहां पर क्या करना, इसका वैल्यू 0 ले लेना, कॉस 0 ले लेना, ठीक है। माने इसी लाइन पर है तो इसलिए कॉस 0 ले लेना। तो अगर आप कॉस 0 लोगे, इसका वैल्यू पहला का कॉस 0 लोगे और बी का मान लिखना, तो ये तो चूंकि सोलेनॉइड से बाहर है, पहला लाइन सोलेनॉइड से बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या होगा 0 इंटू टीएल का जो वैल्यू आएगा वो लास्ट में एल लेते हैं हम लोग, और यहां पर लिख लेंगे कॉस 0 डिग्री। तो पहला का जो वैल्यू आएगा वो बाहर निकल गया। 0 क्यों लिए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जो है सोलेनॉइड से बाहर है। अच्छा इसका कुछ हिस्सा सोलेनॉइड के अंदर है। तो हम लोग अगर दूसरा के लिए यही बात लिखेंगे, दूसरा के लिए जो हमारा दूसरा है उसके लिए लिखेंगे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं बी है, इसका लंबाई डीएल मान लेते हैं। अब थीटा लिखना है, तो परिनालिका के साथ सोलेनॉइड के साथ इसका लंबाई 90 डिग्री पर है, इसीलिए आप यहां पर cos 90 कर लेना, ठीक है। अगला अब एक और बच गया, माने 2 और बच गया। तीसरा के लिए लिखोगे तो तीसरा आप गौर करिएगा ये लंबाई है, और तीसरा लंबाई फिर से 0 डिग्री है सोलेनॉइड के साथ, और ई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, क्योंकि ये सोलेनॉइड के अंदर है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं बी है, और इसका लंबाई डीएल है, और कॉस थीटा का मान 0 लेंगे। 0 क्यों लेंगे, क्योंकि ये इसी के डायरेक्शन में है, सोलेनॉइड के डायरेक्शन में। अब बच गया अगला और आखिरी चौथा। तो चौथा के लिए जब आप लोग है ना, चौथा के लिए आखिरी के लिए, तो ई मैग्नेटिक फील्ड में तो कुछ वैल्यू है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी मान लो आप, इसका लंबाई डीएल मान लो। लेकिन ये जो है सोलेनॉइड पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए इसका लेंथ का जो एंगल होगा ये आप 90 डिग्री ले लो, ठीक है। अब ये टोटल बराबर होगा म्यू जीरो आई का। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, पहला तो ऐसे ही 0 है, दूसरा भी 0 आएगा,
और चौथा भी 0 आएगा, केवल ये बचेगा। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पर ये बात पहले लिख लेते हैं। ठीक ना, पहले हम लोग ये बात लिख लेते हैं, पहला 0, दूसरा 0 और तीसरा में आपका जो आया था पी डी एल कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान क्या होगा 1, वो तो खत्म करो, ये तुम्हारा कितना था, तीसरा वाला भाग था। अच्छा, अगला जो था वो भी 0 और ये म्यू 0 आई, यही बचेगा। अब इसमें से एक बात बताइए आप, हम बी को तो बाहर करेंगे क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 आई। एक बात बताओ, उसमें हमने जो बात किया था, जो भी यहां पर आपके साथ हमने चर्चा किया था, अगर आप इतना लंबाई लेते हो तो जरूरी तो नहीं है कि एक गो वायर आएगा, कई वायर इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो कई वायर आएगा तो टोटल करंट जब आप लोगे ना, तो टोटल करंट जो उसके अंदर आ जाएगा, जितना वायर आ जाएगा उसको आप करना क्या, एन से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आएगा टोटल करंट में उसको आप क्या करना, एन से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लो नंबर ऑफ टर्न आया उसके अंदर में एन 100, करंट को आप क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये बात जो है ध्यान रखना, ये टोटल लंबाई के अंदर जितना नंबर ऑफ ये वायर आएगा उसको, चूंकि एक वायर से करंट जा रहा है कितना, एक वायर से जा रहा आई, तो एन वायर से कितना जाएगा, एन इंटू आई। तो टोटल करंट जो है आप यहां पर ये डाल देना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहां पर देखेंगे, यहां भी आपको यही बात लिखना पड़ेगा, यहां पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, एन इंटू आई, टोटल करंट। अच्छा, अब एक बात बताओ हमें, टोटल लंबाई कितना है, यहां से यहां तक का लंबाई कितना है, हमने एल माना है तो एल ही रहने देना है यहां पर। तो आपसे बोला टोटल लंबाई, इंटीग्रेशन ऑफ एल का मतलब टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई कितना आएगा, एल, और ये बराबर आपका होगा म्यू 0 एन आई। अब देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा तो आपका फॉर्मूला म्यू 0 एन आई और बट्टा में एल आएगा, लंबाई इसके नीचे आएगा। ठीक है, यानी पर यूनिट लंबाई में जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू का ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अच्छा हम अगर ऐसे लिख दें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लंबाई को स्मॉल एन अगर बोल दें, मान लेते हैं ऐसा, अगर हम बोल दें, मान लेते हैं ऐसा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू 0 स्मॉल एन आई, और स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लंबाई, पर यूनिट लंबाई में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसकी बात कर रहा है, वेयर एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि प्रति इकाई लंबाई में पैरों की संख्या, पैरों की संख्या। तो अभी जो आपके सामने हमने फॉर्मूला लाया है, ये किसी सोलेनॉइड के परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमने आपके सामने भी लाया है। मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनॉइड के अंदर में होगा, उसी सोलेनॉइड के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये वाला पेज जो है इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले, उसके बाद ये जो दूसरा पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ये सोलेनॉइड का कहानी था, सोलेनॉइड का कहानी हो गया खत्म। अब एक और मटेरियल, एक और हम आपको इसका प्रयोग बताते हैं। इसमें हमको टोरॉइड लेना है। तो टोरॉइड क्या होता है, तो जो आपने सोलेनॉइड बनाया था ना उसी को पकड़ के घुमा करके टेढ़ा कर दो, माने घुमा करके टेढ़ा नहीं, सर्किल बना दो घुमा करके। जब आप उसको सर्किल टाइप का बना दीजिएगा तो उसी सोलेनॉइड का नाम बदल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा टोरॉइड। ठीक है, तो टोरॉइड की वजह से जब आपसे पूछे कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो टोरॉइड में आपका वायर तो वैसा ही लपेटा रहेगा, और उसी तरह से इसमें आप मान लीजिएगा एन जो होगा इसका नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होगा, मान लीजिएगा, है ना। पैरों का जो संख्या होगा इसका भी, पैरों का संख्या, कितना तार का फेरा इस पर लगा रखे हैं हम, इसमें तार का जो कॉइल है कितना बना रखे हैं
उसका संख्या मान लीजिए n, करंट चल रहा है I। अब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा रेडियस। जैसे कि मान लीजिए हमको इसके बीच में निकालना है, कोई बीच वाला पॉइंट ले लेना है, तो उसका आपको रेडियस देना पड़ेगा। मान लीजिए इसका रेडियस r है, और लेट अस सपोज इसमें जो है एक छोटा सा पार्ट हम काट करके दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए हम जो है ना यहाँ पर एक छोटा सा जो है, छोटा सा पार्ट आपको हम काट के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है रेडियस हम ले रहे हैं, ठीक ना। चलो ये हमारा ये है, ठीक है। ये आर रेडियस पर हमने एक छोटा सा पार्ट बनाया है। अब इसी रास्ता पर हमको बोल रहा है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। माने ये जो रास्ता हमने बनाया है, इस रास्ता पर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करना ना, सबसे पहले आपको करना ये है, इसको तो यहां भी दर्शा लो, एक सही रहेगा, क्योंकि मूल रूप से तो निकालेंगे हम इसी से, इसी के हेल्प से, है ना। यहां पर भी आप दर्शा लो। एक्चुअल में अगर मान लीजिए एक को हम क्रॉस लगा दिए, इसका मतलब करंट अंदर जा रहा है, ऐसे करके दर्शा सकते हैं हम लोग, करंट अंदर जा रहा है, ठीक ना। इस तरह से दर्शा सकते हैं, करंट अंदर जा रहा है। क्रॉस का मतलब था इनवर्ड, ठीक है ये। अच्छा यहां पर दर्शा लेते हैं ये बाहर की तरफ, डॉट का मतलब था बाहर की तरफ, ऐसा हम बताए थे। तो इसको आप ना इस तरह से दर्शा लो, ठीक ना, इस तरह से जो है आप इसको दर्शा लो। अच्छा अब पॉइंट अपना ये है कि हमारा ये जो पूरा का पूरा जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम में ये जो सेंटर आप देख रहे हो, इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर इस स्टेरॉइड की वजह से हमसे बोला है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो आपको करना क्या है, फिर से आपको करना क्या है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाना है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, है ना। एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम, ये नियम लगाना है। और उसके बाद जो भी फॉर्मूला आएगा वो टेरोइड का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, टेरोइड तो एक सर्किल है, अलग अलग लंबाई लेने की जरूरत नहीं है, यही लंबाई जो है हम लोग को लेना है। तो आप बताइए, हमारा तो ये फॉर्मूला बोला था बी डी एल कॉस थीटा, और ये इक्वल टू म्यू जीरो, और इससे पास करने वाला टोटल करंट, टोटल करंट टोटल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स है एन। एक बात बताइए, इसको तो हम किसी एंगल पर रखे नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है जीरो ले लेना। तो आप बताइए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड तो इस लाइन पर कहीं भी चले जाओ वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसको बाहर करो इंटीग्रेशन से, टोटल लंबाई ले लो, कॉस थीटा का मान आप जीरो ले लो, म्यू जीरो, और टोटल जो करंट आएगा वो करंट का वैल्यू एन आई हो जाएगा। नहीं हो तो यहाँ पर लिख लेना आप, टोटल करंट की बात हो रहा है, ठीक है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें टोटल करंट की बात कर रहे हैं, ठीक ना। ये टोटल करंट की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए अच्छा अब एक बात बताइए, अगर आप यहां से बी लंबाई लोगे, तो लंबाई माने ये वाला लंबाई, आर रेडियस है, तो इसका मतलब टोटल लंबाई 2 पाई आर, कॉस जीरो का मान क्या होगा 1। तो आपका यहां से आ जाएगा म्यू जीरो एन इंटू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपका आ गया म्यू जीरो एन इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया टेरोवाइड के कारण। टेरोवाइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आएगा, वो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला यही आएगा, और ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसका भी आप पहले स्क्रीनशॉट लो। देखो अभी जो भी बात आपको हमने बताया है, जो भी पॉइंट हमने आपको अभी तक जो बताया है, ये तमाम बातें जो है आप केवल और केवल प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, बायो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का प्रयोग करके आप निकालते हैं। और बहुत छोटा छोटा बात है, आपको फॉर्मूला मूल रूप से जो है याद रखना ज्यादा जरूरी है। वैसे कभी कभार वेरिफिकेशन के लिए भी पूछ देता है 2 नंबर में, कहता है कि टेरोवाइड का फॉर्मूला बताइए मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का इस्तेमाल करके। ये प्रोसेस इतना आसान है कि इजी वे में इसको आप सीख सकते हो, ज्यादा भारी भरकम बात नहीं है, ठीक ना। और ऐसे ऐसे कर्म ऐसा काम जब आप करते हो,
तो इसमें लैंग्वेज नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये आपका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला पर रख करके आप इसको डिराइव कर दो, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, जहां जहां जरूरत पड़ेगा हम वो आपको लिखवाते चलेंगे, है ना। तो हमने अभी तक पढ़ा 3 एप्लीकेशन, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का 3 प्रयोग हमने आपको अभी बताया है। अब हम लोगों को बात करना है कि अगर मान लीजिए एक वायर है, एक वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो याद कीजिए हमने आपको क्या कहा था, कोई भी तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, माने तार भी एक चुंबक है, और उसको चुंबक के नजदीक ले जाओगे तो तार के ऊपर में फोर्स लगेगा, वायर के ऊपर में क्या होगा, फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा इसका मतलब आपसे पूछेगा कितना फोर्स लगेगा ये बताइए। अगर करंट इतना चला, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इतना है, लंबाई तार का इतना है, तो फोर्स कितना लगेगा, ऐसा अगर आपसे पूछे तो उस केस में पहले हम लोग एक फार्मूला देखेंगे और वही फार्मूला पर हम लोग जो भी एज पर न्यूमेरिकल देगा उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम वही हेडिंग बना रखे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, धारावाही चालक तार, तार पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हमको धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकालना है। मान लेते हैं एक वायर है जिससे करंट चल रहा है आई, मान लेते हैं आई करंट चला, इस वायर का लंबाई एल है, और क्रॉस का मतलब आप समझ गए होंगे कि अंदर के डायरेक्शन में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके साथ ये वायर कुछ एंगल बना रहा होगा, लेटर सपोज जो भी एंगल बना रहा हो, हमें उस पर अभी डिस्कशन नहीं करना है। ठीक ना, हमको अब माने फॉर्मूला लिखेंगे उस समय डिस्कशन करना है। मान लेते हैं एंगल पर ये इस तरह से था रखा हुआ। बात बताइए, अगर कोई वायर से करंट चल रहा है तो करंट चलने का मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन चलेगा, सीधी सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन चलेगा, यानी चार्ज पार्टिकल कोई चलेगा। चार्ज पार्टिकल के चलने के बिना करंट तो चलता नहीं है, तो चार्ज पार्टिकल अगर चलेगा इसका मतलब चार्ज के वेलोसिटी, चार्ज में वेलोसिटी होगा, और चार्ज में जब वेलोसिटी होता है उसको किसी वेलोसिटी के साथ अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में फेंकते हैं तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, एज वी नो दैट, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जैसा कि हम जानते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू भी बी साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। वो चार्ज पार्टिकल को जब आप फेंकते हो तो उसके ऊपर लगने वाला बल यही होता है। तो एक बात बताओ, इस तार में भी तो चार्ज न चल रहा है, बस दिया हुआ करंट है, माने करंट के रूप में हमको बताना है कि इस वायर के ऊपर में कितना फोर्स लगेगा, लेकिन चल रहा है चार्ज, तो चार्ज का जो फोर्स, चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वही फोर्स इस पर लगेगा। तो हमको इस फॉर्मूला में कुछ बदलाव करना है, और बदलाव करके इस फॉर्मूला को कन्वर्ट कर देना है इस प्रकार से कि लंबाई करंट मैग्नेटिक फील्ड, इस रूप में हमारा ये फॉर्मूला जो है वो आ जाए। ठीक ना, तो ऐसे ऐसे रूप में जब ये फॉर्मूला को लाना पड़ेगा हमें, तो करना क्या है, देखो सबसे पहले आप क्या करना, मैग्नेटिक फोर्स बराबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टोटल लंबाई कैपिटल एल मान रखा है, तो चलो कैपिटल एल ही मान लेते हैं यहाँ पर, कैपिटल एल अपॉन टाइम, ऐसे करके हम लोग इसको लगा लेंगे। ठीक है, अब ये तो बी रहेगा, ये साइन थीटा, अगर नहीं हो तो बगल में आप लिख लेना, चूंकि वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट की जगह इसका लंबाई आ जाएगा। अच्छा, अब ऐसा करेंगे कि हमारा ये जो Q है और ये T जो है हम इसके साथ ला देते हैं, क्योंकि लंबाई हमको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, लंबाई हमको दिया हुआ रहेगा, तो हम अगर इसको ऐसे लिख दें तो आप देख लीजिए Q अपॉन T जो होता है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, तो I B L साइन थीटा यही बनेगा। और आप गौर कीजिए, हमारे सामने जो डाटा है, हमारे सामने जो डाटा है उस डाटा में करंट दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो
इस वायर पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उस मैग्नेटिक फोर्स का यही फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी धारावाही चालक तार को अगर आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर जो लगने वाला बल होता है वो IBL साइन थीटा के रूप में हम लोग लिखते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अभी न्यूमेरिकल हम नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, इस सब फॉर्मूला पर जो जो बताए हैं उस पर करेंगे। फिलहाल आप क्या करो, पहले ये फॉर्मूला को आप लिख लो अपने नोट्स में। इसको जो है इसका पहले आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब ये है कि एक वायर को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो उस वायर के ऊपर में फोर्स लगा। अब फोर्स क्यों लगा? क्योंकि दोनों का दोनों चुंबक है। तार में जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कोई चार्ज चल रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि वो भी क्या हो गया, चुंबक, एक मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रहा है। तो मैग्नेट मैग्नेट के बीच में फोर्स लगता है। फोर्स जैसा भी हो, अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या चीज से, अभी हमें मतलब केवल इस बात से है कि फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? तो वो फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने है यहाँ पर। अब ये बात है कि अगर मान लीजिए हम दो वायर लिए और दोनों वायर से करंट निकाल रहे हैं। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रख रहे, अब दोनों तार को एक दूसरे के सामने बगल में रख दिए। अब बताइए, दोनों तार जो होगा वो अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र भी तो बनाएगा अगर करंट उसमें चल रहा है तो आपस में दोनों तार एक दूसरे पर बल लगा देगा, क्योंकि दोनों तार जो है करंट निकलेगा तो दोनों तार क्या बन गया, चुंबक, चुंबक की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तार एक दूसरे पर बल लगाएगा। अब ये बल अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकता है, क्या होगा उस पर तो चर्चा भी हम करेंगे ही, अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अगर कुछ दूरी पर दोनों वायर को रख दिए पैरेलली, तो बताइए दोनों वायर के बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हमें बताइए, ठीक है। तो हमारा अभी का जो टॉपिक है और ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, इस पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखो, मान लो हमारे पास दो वायर है, इन दोनों वायर को हम मान लेते हैं d डिस्टेंस से अलग रखें। मान लो दोनों से करंट जो चल रहा है, एक से करंट चल रहा है I1, एक से करंट चल रहा है I2। ये जो है फर्स्ट वायर है, ये मान लो सेकंड वायर है। तो ऐसा मान लेते हैं कि पहला वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यहां से यहां तक ये बना दिया, पहला वायर का चुंबकीय क्षेत्र बना। इसी वायर के चुंबकीय क्षेत्र में हमने दूसरा को रख दिया है, मान लेते हैं ऐसा कि हमने दूसरा को रख दिया है। पहला वायर का कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो तार है जिससे करंट I चला है, इस तार से d डिस्टेंस पर, क्योंकि d डिस्टेंस पर हमने इसको रखा है, पहला वायर के कारण d डिस्टेंस पर कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रख दिए हैं। तो अभी अभी जस्ट हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? IBL साइन थीटा, हमने ये पढ़ा था। जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, ऐसे, और तार का लंबाई रहेगा इस तरह से, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। तो आपका ये साइन थीटा 90 अगर लोगे, साइन 90, तो उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा जो प्रमुख बात है, मुख्य बात जिस पर हमको ध्यान देना है वो ये है कि अगर आपने सेकेंड वायर को पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में ला करके रखा है, पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र में सेकंड तार को अगर आपने रखा है, तो सेकंड वायर पर जो लगने वाला फोर्स होगा, इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो बराबर होगा इसका, यानी आई बोले तो इससे पास होने वाला करंट। मैग्नेटिक फील्ड बोले तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा है, तब मैग्नेटिक फील्ड किससे बना है, पहला के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने माना है। और इसका जो भी लंबाई होगा वो लंबाई ले लो, पहला के कारण मैग्नेटिक फील्ड ले लो। अब इस सब को अगर कैलकुलेट कर दो तो जो आएगा वो फोर्स का फॉर्मूला होगा दूसरा वायर पर लगने वाला। अब बताइए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ये इस पर लगाएगा, माने दोनों के बीच का फोर्स भी यही होगा, दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, यही होगा। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स निकालने के लिए हमको चाहिए क्या चीज, B1, यानी कि पहला तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू हमको चाहिए।
जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक हम लोग मैग्नेटिक फोर्स नहीं निकाल सकते। तो आप यहां पर क्या करना, सबसे पहले आप यहां पर ये बात लिखेंगे मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, ये बात यहां पर आप लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट तार के कारण चुंबकीय 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 क्षेत्र, ये हमको निकालना है ना। सबसे पहले तो हमको ये कैलकुलेट करना है। देखो, तो चुंबकीय क्षेत्र जो आपको निकालना है, तो क्या करना, आप मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के कारण निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, म्यू 0 I डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का जो प्रयोग था, अभी जस्ट हमने बात किया है, नहीं है तो एक बार आपको दिखा देते हैं। इनफाइनाइट कोई वायर हो और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, उसके चारों ओर कोई पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर, वो यही होता है, ठीक है। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक बात बताइए, ये जो फार्मूला है, चूंकि हम लोग ये जानते हैं, लेकिन आर के जगह पे आपको रखना पड़ेगा क्या, डी, क्योंकि दोनों तार के बीच का दूरी डी है और हमको यही डी दूरी पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो फार्मूला आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड का, पहला वायर के कारण जो भी फार्मूला आएगा, ये फार्मूला होगा म्यू 0 I अपॉन 2 पाई इंटू डी, यही आएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा वायर पर लगने वाला जो फोर्स है वो निकालते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकेंड वायर, ठीक है, हम यही निकालते हैं। सेकेंड तार पर चुंबकीय बल, ठीक है, ये हम निकालते हैं। और मान लेते हैं कि इस वायर का जो लंबाई है, पर यूनिट लेंथ जो लेंगे, मान लेते हैं L लंबाई लेते हैं, ठीक है। वैसे वायर जो है आप जहां जितना मर्जी उतना लंबाई का ले सकते हो, मान लेते हैं इसका लंबाई L है। तो बताइए इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला तो आपने अभी अभी जस्ट देखा है, क्या था, IBL साइन थीटा। थीटा का मान कितना लेना है, 90 डिग्री। 90 क्यों लेना है, ये हमारे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, हम लोग ऐसे डायरेक्शन बताते हैं ना, माने राइट हैंड जो थंब रूल होता है, उसके तहत ऐसे डायरेक्शन बताते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसके ऊपर में ये जो है परपेंडिकुलर है, लंबाई जो है परपेंडिकुलर है, तो आपका जो थीटा होगा क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए यहां पर ये जो वायर है, इस वायर का करंट जो होगा 2 लगा देना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो पहला के कारण है, कुल मिला करके आपको यहां पर रखना पड़ेगा सारा का सारा वैल्यू। अच्छा, एक और बात, पहला जो वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसमें करंट कितना दिया हुआ है, I1, तो यहाँ पे I1 लगा देना आप लोग। अच्छा, हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, सॉरी 1 ना, एक ही समीकरण है, इक्वेशन 1। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा I2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रखिएगा तो म्यू 0 I1 डिवाइड बाई 2 पाई डी, ये तो रहेगा, और साथ में L लंबाई रहेगा। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन में सुविधा की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें 4 पाई इंटू 2 इंटू, चलो इसको ऊपर करके लिख लेते हैं, थोड़ा दिखाई दे ढंग से, यहां पर लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड बराबर, हम ऐसा लिख दें म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 इंटू I2 डिवाइड बाई डी इंटू L। फोर्स का फॉर्मूला है ये। फोर्स का जो वैल्यू है, हम अगर ऐसा लिखें, ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू को हम इस तरह से अगर लिखें, तो क्या माने इसमें गलती तो नहीं होना चाहिए।
इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 और 2 जो है कट जाएगा, और जैसे ही कटेगा तो फिर आपका यही फॉर्मूला बनेगा। लेकिन ऐसा लिखने से फायदा ये होता है कि म्यू जीरो का वैल्यू आप लोग जानते हो, म्यू जीरो का वैल्यू हमने बताया था कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻², सॉरी -7, ठीक है, -7 इतना हेनरी पर मीटर, या आप इसको टेस्ला वगैरह में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा लिखोगे तो काटने में सुविधा होगा, वैसे आप ऐसे भी छोड़ दो तो भी आपका ये फॉर्मूला हो गया। ये जो फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया है ना, ये दो धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला जो फोर्स है, ये फोर्स का फॉर्मूला है। लेकिन अब जरा सोच करके देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि फोर्स का आपसे डायरेक्शन पूछ दे। क्यों डायरेक्शन पूछ दे? क्योंकि करंट जो है दूगो तार से जा रहा है, तो हो सकता है दोनों का डायरेक्शन सेम हो, करंट का डायरेक्शन सेम हो, उस समय कहे कि बताइए बल क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे के अपोजिट कर दे, तब बोले कि बताइए फोर्स का वैल्यू, फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, अट्रैक्शन वाला होगा, रिपल्सन वाला होगा, ठीक है, फोर्स का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लो, जो हमने अभी बताया इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके डायरेक्शन वाले पार्ट पे। देखो मान लो हम आपको ये बोले, हम दोनों को जो है डायरेक्शन निकालने का जो है तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए कि दोनों को जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है। मान लीजिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा, और इसकी वजह से भी ऐसा ही बनेगा। और हम लोग लगाते क्या है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है कुछ ऐसा होगा। थंब जो होता है करंट को दिखाएगा, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर से आएगा, अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा। इधर भी वैसा ही होगा, ऐसे चलेगा और इस तरह से वापस बाहर आएगा। अगर हम ये बीच वाला हिस्सा को मिटा दें और अगर हम इसको मिला दें, अगर इसको मिला दें, आप देखिएगा यहां से मैग्नेटिक फील्ड आया, इस लाइन पर चलेगा और फिर ये वापस चलाएगा। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि इधर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका विरोध नहीं किया, उल्टा नहीं आया। अगर हम ये करंट का डायरेक्शन अगर उल्टा कर देते, जैसे कि मान लीजिए एक ऊपर में करंट चल रहा है I1, एक मान लीजिए नीचे में चल रहा है, तो अगर दोनों का डायरेक्शन आप लेते हो तो दोनों का डायरेक्शन लेने का तरीका है राइट हैंड थंब रूल। तो इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से जाएगा ऐसे, इधर से वापस आएगा। इसमें अगर देखोगे तो इसमें तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा, यानी कि इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऐसे आएगा और इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे इसको चलना पड़ेगा, उल्टा ऐसे लेना पड़ेगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ऐसे है। तो अब अगर आप मिलाओ इन दोनों को और मिला करके आप देखोगे, मिला करके तो इसमें क्या हो रहा है कि इधर से जा रहा था, इधर से आ रहा है, तो ये विरोध कर देगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा था, ये सपोर्ट कर देगा। इसीलिए अगर सेम डायरेक्शन में करंट चले तो यहां पर फोर्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन नेचर का होगा, ठीक है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ये आकर्षण बल लगाएगा, आकर्षण बल कब लगाएगा, जब सेम डायरेक्शन में करंट जाए। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाए तो यहां पर क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं विकर्षण, विकर्षण बल जो है यहां पर आरोपित होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप डायरेक्शन जो है, फोर्स का जो नेचर है वो पता कर सकते हैं। और पता क्या करना है, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ये आपसे जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आज का जो वीडियो लेक्चर है इसको हम यहीं पर जो है खत्म करते हैं। और ये जितना भी बात आपको हमने बताया है इसको आप निश्चित तौर पर एक बार पढ़ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, ढंग से इसको आप समझ लीजिएगा। ये तमाम बातें जो है आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन वगैरह को भी सॉल्व करने में, और जो शेष बातें इसमें बचा हुआ है उस पर हम लोग बात भी करेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ तक आप रिवीजन करके रखिएगा निश्चित तौर पर।